मन स्टैक क्या है, मन स्टैक को सीखना जरूरी क्यों है, अगर मुझे 2024 में मन स्टैक डेवलपर बनना है तो उसका प्रॉपर रोड मैप क्या होगा और इस मन स्टैक का आर्किटेक्चर क्या होता है, अगर वो भी आपको जानना है तो आज सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर 2024 में आप मन स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तो मैंने उसकी एक पूरी चीट शीट बना रखी है कि आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं बिल्कुल डिटेल में। तो उस शीट का जो लिंक है वो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल रखा है, आप सीधा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। सबसे पहले मन स्टैक सीखना इतना जरूरी क्यों है, देखो जब भी आपको अगर वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट हमने देखी है, हाँ जी वेब एप्लीकेशन हमने देखी है, अगर आपको इनको क्रिएट करना है तो आप इनको मन स्टैक की हेल्प से बना सकते हैं। ये भी तो हमें समझ आ गया कि भैया वेबसाइट हो, वेब एप्लीकेशन हो, अगर मुझे इनको क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे मन स्टैक आना जरूरी है। अब मन स्टैक में क्या क्या चीजें हमारी होती हैं, देखो जिसको मन स्टैक आता है उसको हम फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं, जिसको फ्रंट एंड का नॉलेज होता है, उसको बैक एंड का नॉलेज होता है, उसको इवन डेटाबेस का भी नॉलेज होता है, और जिनको इन तीनों ही चीजों का नॉलेज होता है उसको हम फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं या फिर मन स्टैक डेवलपर बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं आज इसके पहले आर्किटेक्चर को। तो सबसे पहले यार मन स्टैक में हमारी तीन चीजें होती हैं, मैंने कहा था ना आपको, सबसे पहले आता हमारा फ्रंट एंड, फिर आता हमारा बैक एंड और थर्ड आता हमारे पास अपना डेटाबेस। अभी इन तीन चीजों को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो भैया ये फ्रंट एंड क्या होता है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो फ्रंट एंड कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी आप अपना गूगल क्रोम खोलते हैं, जो जब भी आप ये देखते हैं ये ब्राउजर टाइप का, ठीक है, ये तो यही आपका क्या है, फ्रंट एंड है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। मुझे कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ देखना हो, तो यही मेरा फ्रंट एंड है जो मुझे दिख रहा है। ये वेबसाइट है, ये भी क्या है, फ्रंट एंड है। क्लियर? हाँ जी। अब हमें अगर इस फ्रंट एंड को डिजाइन करना है तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीजें आनी चाहिए, पहले हम फ्रंट एंड की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट एंड के लिए हमें तीन चीजें आनी चाहिए, एक होती है HTML, एक होती है अपने पास CSS और एक होती है अपने पास जावास्क्रिप्ट। अब ये HTML क्या है, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है हमारे पास HTML। मैं अगर एक इंसान का एग्जांपल लूं तो कोई इंसान है, उसके अंदर हड्डियां हैं, उसके अंदर आंखें हैं, उसके पास दो हाथ होंगे, तो ये सब कुछ क्या बताएगा, हमारा HTML बताएगा। अब यहाँ पे CSS कहां पे इंट्रोड्यूस होता है, CSS इंट्रोड्यूस होता है उसको डिजाइन करने के लिए कि भैया जो ये इंसान आपने बनाया है, जिसकी दो आंख है, दो कान है, बाल है, ये सब कुछ है, तो इनको डिजाइन कैसे होगा, उसके बालों का कलर क्या होगा, जो वो कपड़े पहनेगा उसका कलर क्या होगा, तो ये आ जाएगा CSS के अंदर। वैसे हमारी वेबसाइट है कि मेरी वेबसाइट में कलर कैसे होंगे, कौन बटन किस पोजीशन पे होगा, तो सब कुछ हमारा CSS के अंदर आ जाता है। अब ये जावास्क्रिप्ट क्या होता है, देखो जावास्क्रिप्ट हमारी एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट का काम है अपनी वेबसाइट के अंदर जान झोंकना। जी हाँ, अभी जो ये इंसान है जिसको हमने HTML CSS की हेल्प से बनाया है, अभी ये सिर्फ एक मुर्दा इंसान है। क्लियर? हाँ जी, मैं इसको साथ कुछ भी करूंगा, अभी इसके अंदर कुछ जान नहीं है, तो ये कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। जब मैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट डाल दूंगा तो मतलब मैंने इसके अंदर जान डाल दी है, तो अब ये रिएक्ट करना शुरू करेगा। अगर मैं इसके थप्पड़ मारूंगा तो ये कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, अगर मैं इसको उल्टा बोलूंगा ये मुझे कुछ ना कुछ रिएक्ट करके देगा। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, किसी भी वेबसाइट के अंदर जान ठोक देता है कि भैया अगर आप बटन क्लिक करोगे वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो क्या करने वाला है। अब आप सोचोगे क्या आज भी हम 2024 में सिर्फ HTML, जी हाँ सिर्फ HTML की हेल्प से भी वेबसाइट बनाते हैं? जी बिल्कुल बनाते हैं। इसका कोई एक बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल अभी दिखा देता हूं, आप सब लोग चौंक जाएंगे। ये वेबसाइट है और इसको सिर्फ HTML की हेल्प से बनाया गया। देख लो कैसे अजीब सी वेबसाइट है, बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल है, कोई ऐसा कुछ डिजाइन वगैरह नहीं है, सिर्फ HTML की हेल्प से बनाया गया। सिर्फ लिंक मुझे दे रखे हैं। अब पता है किसकी वेबसाइट है, ये है वॉरेन बफेट की वेबसाइट, और इस कंपनी की वैल्यूएशन पता कितनी है, $1 ट्रिलियन। जी हाँ, और उनकी वेबसाइट ऐसे दिखती है। तो उनका जो मोटो है कि भैया चीजें सिंपल दिखनी चाहिए, कोई भी आए आके एक्सेस कर ले। बिल्कुल ये देखिए कि अगर मुझे ये करना है तो मैं क्लिक करूंगा, वन लेटर पढ़ना है, लेटर पढ़ लिया। देखो बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट इन्होंने बना रखी है। क्लियर है? हाँ जी। अब CSS क्या होता है, देखो ये जो अभी हमारा ये बन रखा है, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बन रखा है। क्लियर? हाँ जी, कि देखो यहाँ पे डिजाइन है, कोई स्ट्रक्चर है, बटन है वगैरह है। ठीक है, अगर इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं होती तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता ना, ये ऐसे करके, क्लियर, और जब मैं सर्च करने के लिए जाता ऐसे करके, तो ये कुछ भी सर्च नहीं करता अगर इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं होती। ठीक है, अभी मैं इसको अगर सर्च करने जाता तो ये कुछ भी रिएक्ट क्या नहीं करता, कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। देखो अभी तो इसने रिएक्ट कर दिया कि इसने सर्च करके मेरे पास कुछ लिया, लेकिन अगर इसके अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं होती तो कुछ नहीं करता। तो अभी जो दिखने में सिर्फ दिख रहा है तो इसमें अभी सिर्फ HTML CSS है। जब मैंने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट डाल दी, तब मैंने इसके अंदर कुछ भी टाइप किया तो ये उसको भी सर्च करके मुझे दे रहा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। क्लियर? हाँ जी। अब यहां तक तो हमें क्लियर हो गया कि HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है।
अब हम बात करेंगे किसकी, कि भाई अब हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो पढ़ ली, हाँ जी। अब मन क्या होता है, ये मन क्या होता है, देखो इसमें जो पहला इंट्रोडक्शन होगा वो होगा हमारा रिएक्ट का। किसका, रिएक्ट का। रिएक्ट क्या है, रिएक्ट जो जब भी हमें कुछ कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड बनाने होते हैं, कैसे फ्रंट एंड जहां पे कॉम्प्लेक्स है, मैं उनको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी बना सकता हूं, लेकिन वहां पे मुझे कोड बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा और वहां पे एरर के चांसेस बहुत ज्यादा आ जाएंगे। वहीं पे मुझे रिएक्ट हेल्प करता है। तो रिएक्ट हेल्प करेगा हमें फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड होंगे। क्लियर, हाँ जी। तो ये रीयूजेबिलिटी या फिर मैं इसको बोलूं फंक्शन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है, जिसकी हेल्प से इसके लिए आसान हो जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट को बनाना। क्लियर, हाँ जी। तो रिएक्ट हमारी सिंपल एक लाइब्रेरी है, ये फ्रेमवर्क नहीं है। क्या है, सिर्फ एक लाइब्रेरी है। मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन अभी के लिए जो रिएक्ट है, ठीक है, जो आप इनकी हेल्प से बना सकते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, वही काम आप रिएक्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से अपनी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट को बना सकते हैं। चलो फ्रंट एंड हमें क्लियर है। अब बैक एंड क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखो इसमें Node.js और Express.js आता है। ये क्या है, देखो अभी इनिशियली हमारे पास क्या होता था कि भाई पहले तो हमने फ्रंट एंड तो हमें समझ आ गया, पहले क्वेश्चन होना चाहिए कि बैकएंड क्यों पढ़ना है, अब बैकएंड की जरूरत क्यों है। देखो इसका अगर मैं आपको सिंपल सा आंसर दूं कि बैकएंड की जरूरत हमें क्यों है, फ्रंट एंड का जो भी कोड लिखा जाएगा, जो भी कोड हम फ्रंट एंड पे लिखते हैं, वो हर किसी को विजिबल होता है, हर किसी को। आप भी उसको एक्सेस कर सकते हो, मैं भी उसको एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन जो बैकएंड का कोड होता है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो ऐसा कोड जिसको मुझे लोगों से छुपाना हो, मैं बिल्कुल सिंपल टर्म में कह रहा हूं, ऐसा कोड जिसको मुझे लोगों से छुपाना हो, जिसको मुझे जनरल पब्लिक को नहीं दिखाना, उसको मैं बैकएंड में लिखता हूं। अभी मैं इसको सिंपल टर्म में बोल रहा हूं, भैया ये बैकएंड में कौन सा कोड हम लिखते हैं। देखो अगर आपको बिजनेस लॉजिक लिखना है, बिजनेस लॉजिक बोले तो मान लो अगर आपको उबर बुक करनी है, क्लियर, हाँ जी। आप देखते होंगे जिस दिन बारिश होती है उबर के प्राइस ज्यादा हो जाते हैं, जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा होगी वहां पे उबर के प्राइस ज्यादा होते हैं। तो उबर अपना प्राइस कैसे निकालता है ना, किसी राइड का प्राइस का कैलकुलेशन कैसा होता है, वो वाला कैलकुलेशन वो सबको नहीं देता, आपको फाइनल प्राइस ला के दे देगा, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि उसने इस प्राइस को निकाला क्या। तो उसी कोड को हम कहां रन करते हैं, बैकएंड में रन करते हैं। क्लियर है ये चीज, हाँ जी। बिजनेस लॉजिक हो गया, और भी बहुत सारे हैं इसके पास कि मुझे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वगैरह करना है। क्लियर, हाँ जी। मैं नहीं चाहता कि भैया मेरा जो फ्रंट एंड वो डायरेक्ट मेरे डेटाबेस को एक्सेस करे, इसलिए हम यहाँ पे बीच में बैकएंड को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं डायरेक्ट अपने डेटाबेस को एक्सेस करने लग गया तो ये सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा, ठीक है, फिर तो कोई भी आके मेरे डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकता है। तो इसलिए हमने बीच में क्या डाला है, बैकएंड डाला है। बैकएंड के बहुत सारी चीजें और भी है, स्केलेबिलिटी में ये हेल्प करता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको एक जनरल से एग्जांपल दे दिया कि भैया बिजनेस लॉजिक को अगर मुझे लिखना है तो मैं उसको बैकएंड में लिखता हूं, जिसको मुझे जनरल पब्लिक को शो नहीं करना। क्लियर, हाँ जी। अब इनिशियली क्या होता था कि भैया मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट किसी ने सीख ली और बैकएंड के लिए वो कुछ और लैंग्वेज वगैरह यूज करते थे। मान लो कोई बैकएंड को लिख रहा है C++ में, कोई लिख रहा है जावा में, कोई लिख रहा है पाइथन में, अलग अलग लैंग्वेज में हम बैकएंड को लिख रहे थे। तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने बोला कि जब हमें जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जब मुझे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो क्या मैं उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने बैकएंड में नहीं चला सकता। जी हाँ। तो अभी क्या होता था इनिशियली कि जो मेरी जावास्क्रिप्ट होती थी वो सिर्फ ब्राउजर के अंदर रन होती थी। ये अगर मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ यहां पे रन होती थी, जो ये मेरा ब्राउजर है यहां पे रन होती थी बस मेरी जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा ये कहीं रन नहीं होती। जो मेरा कंपाइलर अगर मुझे वहां रन करना हो, मुझे अपने बैकएंड में रन करना हो, मेरी जावास्क्रिप्ट रन नहीं होती थी। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला चलो ये जावास्क्रिप्ट को अगर मुझे बैकएंड में रन करना है या फिर ब्राउजर के अलावा कहीं और भी रन करना है तो भैया मैं कैसे कर सकता हूं। तो उन्होंने देखा कि जो जावास्क्रिप्ट है, जो क्रोम है, जब ये क्रोम के अंदर रन होती है तो वहां पे यूज करता है V8 इंजन को। किसको, V8 इंजन को। अब V8 इंजन को इन्होंने पकड़ा, हाँ जी, उसके अंदर उन्होंने कुछ और फंक्शनलिटी डाली, हाँ जी, और उसी को उन्होंने नाम दे दिया Node.js। जी हाँ। तो Node.js का सिंपल सा काम यह है कि जावास्क्रिप्ट को रन करना ब्राउजर के अलावा, सिर्फ ब्राउजर के अंदर रन करती है। जैसे C++ का हम कोड लिखते हैं, उसको रन करते हैं तो कंपाइलर वगैरह का इस्तेमाल चाहिए होता है, जो C++ का कंपाइलर हो, ताकि हम समझ पाए कि भाई इसमें क्या लिखा है। वैसे ही मेरा V8 इंजन होता है। क्लियर, हाँ जी, जो जिसका काम है किसको, जावास्क्रिप्ट को रन करवाना। तो V8 इंजन को पकड़ा, कुछ और फंक्शनलिटी ऐड करी और मैंने उससे Node.js क्रिएट कर दिया, जिससे मैं कहीं भी, इवन मेरा बैकएंड हो, मेरे सर्वर हो, इवन जो हम अपना VS कोड है उसके अंदर भी किसको रन कर पाते हैं, जावास्क्रिप्ट को रन कर पाते हैं। क्लियर है ये चीज, हाँ जी। तो Node.js का काम है सिर्फ जावास्क्रिप्ट को रन करना। अब ये Express.js का इस्तेमाल क्या है, देखो Node.js का काम हमारा और भी था। मैंने कहा ना एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी हम ऐड करते थे, API को हैंडल करना, HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करना, ये सब कुछ मेरे Node.js को आता है। लेकिन Express.js का काम क्या है,
देखो एक्सप्रेस.js का काम है HTTP सर्वर बनाना, क्लियर। आप बिना एक्सप्रेस.js के भी अपने बैकएंड को चला सकते हैं, Node.js सब कुछ हैंडल कर सकता है, लेकिन एक्सप्रेस.js मेरा एक फ्रेमवर्क है जो Node.js के ऊपर काम करता है, जिसने हमारे काम को आसान बना दिया। जो मेरी HTTP रिक्वेस्ट होती है, HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है कि अगर मेरे फ्रंट एंड और बैक एंड को बातें करनी है, क्लियर, हाँ जी, कुछ भी बातें करनी है तो वहां पे एक्सप्रेस.js का इस्तेमाल होता है। तो आप बोलिए भैया एक्सप्रेस.js पढ़ के फायदा क्या है, जब ऑलरेडी हमें Node.js आता है। देखो आप सबका मोबाइल होगा, हाँ हाँ जी, तो उसमें एक डिफॉल्ट ब्राउजर आता होगा, हाँ जी, आप सब उसको नहीं चलाते, आप क्या करते हो, एक गूगल क्रोम इंस्टॉल करते हो, उसके बाद गूगल क्रोम को चलाते हो, है ना, क्यों, क्योंकि चीज आसान हो जाती है। सेम काम एक्सप्रेस के अंदर भी होता है कि भैया आप काम Node.js से कर सकते हो वही काम, लेकिन एक्सप्रेस.js उस काम को आसान बना देता है। तो जब भी मेरे फ्रंट एंड और बैक एंड को कुछ भी काम करना हो, ठीक है, बातें वगैरह करनी हो, तो एक्सप्रेस.js ये हेल्प आपको कर देगा, ठीक, हाँ जी। अब यहाँ पे डेटाबेस का काम क्या आता है, तो भैया जो भी डेटा को मुझे अपना स्टोर करना है, कोई भी डेटा हो, मान लो मैं कोई यूजर है, ठीक है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको अगर मुझे स्टोर कर कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना। मान लो कोई यूजर है, जैसे मैं ही हूं, रोहित नेगी है मेरा नाम, या मेरे आधार कार्ड की मान लो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, मेरा नाम, मेरा पता, मेरे पिताजी का नाम, इन सबको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, हाँ जी। तो उसको स्टोर हम कहां करते हैं, जी हाँ, हम उसको स्टोर करते हैं डेटाबेस में, क्लियर। अब डेटाबेस भी कई टाइप के होते हैं, मेरे SQL डेटाबेस होते हैं, NoSQL डेटाबेस होते हैं, लेकिन यहां पे हम पढ़ते हैं NoSQL डेटाबेस, और इसी को हम कहते हैं MongoDB, क्लियर है, हाँ जी। तो यहां पे M का नाम है MongoDB, E का नाम है एक्सप्रेस, R का नाम है रिएक्ट, और N का नाम है मेरा Node.js, जी हाँ। तो इन सबको ही मिलके मेरा क्या बनता है, पूरा एक मन स्टैक क्रिएट होता है, क्लियर है ये चीज, हाँ जी। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रोसेस सबको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट, मुझे कोई भी बिजनेस लॉजिक अगर रन करना हो या कुछ भी करना हो, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, वो मैं यहाँ पे करता हूँ। और ये जो फ्रंट एंड है, ये यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए कि मैं किसी भी यूजर से बात कर पाऊं। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल से देता हूं कि मेरा एक्चुअल में चीजें काम कैसे करती है, ताकि आपके दिमाग में अच्छा तरीके से चीजें बैठ जाए। मान लीजिए आप में से हर कोई इंस्टाग्राम चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, हाँ जी। तो इंस्टाग्राम जब मान लो आप लॉग इन कर रहे हो, तो आपसे इंस्टाग्राम क्या क्या मांगता है, एक आपसे यूजर नेम मांगता है, हाँ जी, जब भी आपको लॉगिन करना है ऐसे करके, हाँ जी, और आपसे आपका पासवर्ड मांगता है, क्लियर, हाँ जी, ये दो चीज तो मांगता है, हाँ जी। तो ये कहां पे दिखेगा मुझे, ये मेरे फ्रंट एंड पे भी दिखेगा, जहां पे मैं अपना यूजर नेम भी डालूंगा और अपना पासवर्ड भी डालूंगा, क्लियर, हाँ जी। जब मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया, मान लो मैंने नेगी रोहित ऐसे करके अपना यूजर नेम डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया मैंने रोहित भाई, क्लियर, हाँ जी। और उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया, जैसे मैंने सबमिट किया तो वो जाएगा इसके पास, किसके पास, मेरे बैकएंड के पास, क्लियर, हाँ जी। यहां पे पहले इंक्रिप्ट हो गए मैसेज, ताकि कोई हैकर वगैरह इसको पढ़ ना पाए, मेरा यूजर नेम भी इंक्रिप्ट होगा, पासवर्ड भी मेरा इंक्रिप्ट होगा। जब ये मेरे यहां पे पहुंच गया, अब इसका काम क्या है, बैकएंड का काम, इसका काम ये है इसको देखना क्या इस नाम का यूजर क्या एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, क्लियर, हाँ जी। अब जो मैं हूं, मैं रोहित हूं, ऐसी बहुत सारे यूजर होंगे इंस्टाग्राम पे, उन सब की जो इंफॉर्मेशन है वो कहां स्टोर होगी, मेरे डेटाबेस के अंदर, कि उनका नाम, पता, सब कुछ यहां पे स्टोर होगा, क्लियर, हाँ जी। तो सबसे पहला काम इसका होगा इसको डिक्रिप्ट करना, मैंने कहा इंक्रिप्ट फॉर्म में जाता है, वरना कोई भी इसको पढ़ लेगा। इसको डिक्रिप्ट किया और नेगी रोहित का जो यूजर नेम है उसने यहां डेटाबेस के अंदर सर्च किया, तो जैसे उसने सर्च किया, ठीक है, तो एक यहां से आया है, इसने यहां से देखा क्या यहां एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद ये पासवर्ड को चेक करेगा, किसको चेक करेगा, पासवर्ड को। अब पासवर्ड में पहले ये हैशिंग लगाता है, हैशिंग, और उसके बाद उसमें सॉल्टिंग वगैरह करता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट अपने पासवर्ड को यहां स्टोर करके नहीं रखता, बिल्कुल प्लेन वाला मैं वहां स्टोर करके नहीं रखता हूं, क्यों, क्योंकि हैकिंग वगैरह का डर रहता है। तो इसको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस कर लूंगा कि पासवर्ड को हम क्यों हैशिंग के फॉर्म में, सॉल्टिंग के फॉर्म में रखते हैं। तो उसके बाद ये कह मान लो यूजर नेम वेरीफाई हो गया, उसके बाद पासवर्ड दिखेगा, यहां से एक पासवर्ड आया है, यहां से यूजर नेम का पासवर्ड उठाएगा, इनको चेक करेगा, अगर ये दोनों ही पासवर्ड सेम आए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक टोकन जनरेट कर लेगा आपको और आपको भेज देगा कि भैया हाँ आप बिल्कुल एक ऑथेंटिकेटेड यूजर हो। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि भैया अगर आपका पासवर्ड गलत आता है तो आपको एक मैसेज भेज देगा कि भैया आप लॉगिन नहीं कर सकते। अगर आप लॉगिन कर सकते हो, अगर आपने क्रेडेंशियल बिल्कुल सही भेजा है तो आपको एक टोकन भेज देगा, उसके बाद आप अपने इंस्टाग्राम को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जाना कि हम फ्रंट एंड को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बैक एंड को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने डेटाबेस को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन उसको हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे, मुझे अगर यूजर से इंटरेक्ट करना है उसके लिए ये मेरा फ्रंट एंड हो गया, और अगर मुझे कुछ ऐसी चीजें जिनको मैं यूजर से हाइड करना चाहता हूं,
जिस लॉजिक को मैं, जिस भी कोड को मुझे नहीं चाहिए उनके यूजर को दिखाऊं, उसको मैं कहां पे लिख रहा हूं, अपने बैकएंड में लिख रहा हूं। बैकएंड के और भी ज्यादा इस्तेमाल है, जहां पे मुझे कॉम्प्लेक्स चीजें, जहां पे मुझे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को रन करना हो, जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो सकती है, उनको भी मैं बैकएंड पे ही लेके जाता हूं, मैं उनको फ्रंट एंड पे रन नहीं करवाता हूं। तो इसी तरीके से आई होप आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट और इन सब की इंफॉर्मेशन का नॉलेज हो गया होगा। आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि अगर आपसे किसी ने ये सब कुछ पूछ लिया। अब आज के बाद आपको मन स्टैक के बारे में अगर कोई भी कुछ पूछे तो आपको सब कुछ नॉलेज होगी। जब भी अगर आपको कोई भी वेबसाइट, वेब एप्स बनाने हो तो आपको पता है आपको उनको कैसे बनाना है। बस मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप इन चीजों को सीखें तो आपको सिर्फ कोड लिखना नहीं आना चाहिए कि इनका इंटरनल आर्किटेक्चर किस तरीके से काम करता है, कि भैया ये जो Node.js है बना कैसे। मैंने अभी कहा ना आपको कि V8 इंजन की हेल्प से बना है, जो गूगल क्रोम यूज करता है। क्यों हमने इसको, हमारे पास तो मोजिला फायरफॉक्स भी है, क्या मोजिला फायरफॉक्स भी V8 इंजन ही यूज करता है? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। फिर हमें यह सोचना है कि Node.js बना क्या, उसके अंदर क्या एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड हुई है। तो जब भी आप चीजों को सीखे तो इन चीजों को भी ऐड करें। React.js जब भी हम सीखते हैं, रिएक्ट वगैरह जब भी आप सीखोगे तो वहां पे आप क्रिएट रिएक्ट ऐप बनाते हैं, उसके हिसाब से आप उसको क्रिएट करते हैं। लेकिन क्या मैं बिना उसके भी इसको क्रिएट कर सकता हूं? क्या मैं सिर्फ एक बिल्कुल बेसिक से पूरा एक रिएक्ट ऐप बना सकता हूं? ठीक, तो इस तरीके से क्या हम सोच पा रहे हैं? देखो आजकल कंपनियां आपको इंटरनल आर्किटेक्चर भी बहुत ज्यादा पूछ रही हैं। जो आपका JWT टोकन है उसका इंटरनल आर्किटेक्चर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। तो भाई जब भी आप इन चीजों को सीखे तो इनकी इंटरनल वर्किंग है उनको भी सीखे। जैसे मैंने हैशिंग का बोला था कि हैशिंग को हम उस फॉर्म में ही क्यों स्टोर कर रहे हैं, हैश करके जब हमारा पासवर्ड है उसको हैश फॉर्म में क्यों रख रहे हैं, तो उसका भी लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों हमने अपने कोड को फ्रंट एंड पे ही हैश नहीं किया, उसका भी आपको आंसर होना चाहिए। तो भैया अब जो भी अगर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ना, इंटरनल आर्किटेक्चर में जाना। सिर्फ ये मत देखना कि मैंने कोड लिख दिया, मैंने वेबसाइट बना दी तो मैं बहुत ही पॉपुलर कोडर बन गया। नहीं, आपको इंटरनल वर्किंग में पता होना चाहिए। आप जाइए इंडस्ट्री पे चेक करिए कि अब फ्रेशर को क्या चीजें पूछी जा रही हैं। अगर आपको इंटरनल की नॉलेज है तो ये आपके लिए हमेशा एडवांटेज होगी। तो बताना आपको कैसा लगा। अब देखो ये जो वेबसाइट आपने बनाई है इसको आपको डिप्लॉय भी करना पड़ेगा ताकि कोई और इसको यूज भी कर पाए। तो लास्ट स्टेप हमारा ये होता है कि इसको डिप्लॉय करना। ठीक, हाँ जी। तो आई होप आपको आज की वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में हर एक चीज को पकड़ूं, कि भैया एक्सप्रेस को पकड़ूं, Node.js को पकड़ूं, इन पे ऊपर एक एक करके डिटेल वीडियो बनाऊं, तो भैया इस वीडियो में 5000 लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।